हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये सेम चैप्टर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे आपने पढ़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। वहाँ पर भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था, यहाँ पर पेयर वर्ड और जुड़ गया आपका। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पहले ही कुछ लिख लिया है, जिससे कि आपको कम टाइम में मैं ये वीडियो बना सकूं। तो पहले हम इसका थोड़ा सा देखेंगे कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है और मेन थिंग्स इसमें क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। कई बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसमें कंफ्यूज होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि एक जनरलाइज इक्वेशन जो कि सारी ही लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हो। ठीक है, तो मतलब यू कैन से द फॉर्मूला फॉर द लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 होती है। इसी टाइप की जो है लीनियर इक्वेशन होती है जो दो वेरिएबल में होती है। ठीक है, तो वहाँ पर दो वेरिएबल होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि x और y यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, और a b और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट माने जो न्यूमरल्स हैं, नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर a b और c जो है कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसमें जो c है वो बिल्कुल कांस्टेंट टर्म है, और जो a और b है, a जो है वो x का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब होता है वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। और जो यहाँ पर b है वो y का कोफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन सेम वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है जो कि सेम वेरिएबल्स में हो। सेम वेरिएबल माने कि ये पेयर है। देखो, ये दो लीनियर इक्वेशन दी हैं, ये पेयर है, लेकिन इसमें क्या है, x और y पहली वाली इक्वेशन में भी दो वेरिएबल हैं, और सेम x और y दूसरी वाली इक्वेशन में भी दो वेरिएबल हैं। चेंज किस में होगा? चेंज इन कांस्टेंट में होगा। इसीलिए दो अलग अलग इक्वेशंस को दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने a1 लिखा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैंने a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मीन्स कि दीज नंबर जो न्यूमरल्स हैं दे कैन बी चेंज्ड, लेकिन वेरिएबल x और y ही रहेंगे। तो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन सेम वेरिएबल। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें दो तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं। तो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो व्हेन वी ड्रॉ ग्राफ फॉर दीज टू लीनियर इक्वेशन, जैसे अगर हमको कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दी हैं और अगर हम उनके लिए जो है ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो उसमें तीन कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन ये होती है। अच्छा, एक बात मैं और आपको बता दूं, जो लीनियर वर्ड है, लीनियर वर्ड जो है वो लाइन से बना है, और लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है वो एक लाइन की इक्वेशन है। अगर हम उसमें उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो वो एक लाइन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों भी जो है एक लाइन की इक्वेशन ही है। तो अगर हम इनके दो तीन सोल्यूशन इसके निकालें, सोल्यूशन का मतलब x और y की दो तीन वैल्यूज़ जो इसको सेटिस्फाई करती हूँ, और x और y की दो तीन वैल्यूज़ जो इसको सेटिस्फाई करती हूँ, अगर हम इसके भी दो तीन सोल्यूशन निकालें, इसको भी दो तीन सोल्यूशन निकालें, और उसके बाद अगर हम इनको ग्राफ में प्लॉट कर दें, तो ये दोनों एक एक लाइन की इक्वेशन होगी। और अगर हम इन्हें सेम टाइम पे सेम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे, अगर हमें कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, तो तीन कंडीशन हो सकती हैं। ये हो सकता है पहली कंडीशन कि ये लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। इंटरसेक्ट माने एक दूसरे को कट करें, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो कॉमन पॉइंट होता है। वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी है और इस लाइन के ऊपर भी है, तो वो इनका एक कॉमन सोल्यूशन होता है। कॉमन सोल्यूशन माने जब हम ग्राफ में हमें ये पॉइंट मिलेगा तो इसका कोई ना कोई एक्स कोऑर्डिनेट और कोई ना कोई वाई कोऑर्डिनेट होगा। मान लिया फॉर एग्जांपल अगर ये 2 आ जाए, ये 3 आ जाए, एक एग्जांपल के तौर पे मैं कह रही हूँ तो ये जो कॉमन सोल्यूशन आएगा, इसको जब हम इस लाइन की इक्वेशन में, पहली लाइन की इक्वेशन में यानी कि इसमें रखेंगे, तो ये इसको भी सेटिस्फाई कर देगा, और दूसरी लाइन की इक्वेशन में रखेंगे तो दूसरे को भी सेटिस्फाई कर देगा। तो ये इनका एक कॉमन सोल्यूशन होगा जो दोनों के लिए अप्लाई होगा। तो ये एक कंडीशन होती है कि जब कोई दो लाइन्स जो है इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को कट करती हैं, तो उनका सिर्फ एक और एक ही कॉमन सोल्यूशन होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों लाइन जो है
पैरेलल हों। और पैरेलल होने की कंडीशन में ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मैथमेटिक्स में शुरू से आप पढ़ते रहते हैं कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनको कितना भी हम आगे एक्सटेंड कर लें वो कभी भी मिलती नहीं है। तो यानी कि ये दोनों लाइन कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकती, नहीं मिल सकती, ना कट कर सकती हैं, क्योंकि ये पैरेलल है। तो इनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं हो सकता, मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता जो इसमें भी हो और इस पे भी हो, ठीक है। तो यानी कि पैरेलल के केस में इनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता है। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि ये कोइंसाइड कर जाए। कोइंसाइड माने ओवरलैप, एक के ऊपर एक लाइन ये है और उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए। और जब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी तो उनके सारे ही पॉइंट कॉमन हो जाएंगे, तो ऑल पॉइंट्स आर कॉमन। तो इनके जो होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, मैनी कॉमन सॉल्यूशन हो सकते हैं जो पहली लाइन को भी सेटिस्फाई करें और दूसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करें। अब यही देखने के लिए, यही चेक करने के लिए हमको इक्वेशन को सॉल्व करने या प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं होती। हम हमेशा, अगर वो प्लॉट करने को कहेगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कहेगा तो हम इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं, जो A1, B1 और C1 और A2, B2 और C2 होते हैं, हम उन्हीं को चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हैं वो आपस में इंटरसेक्टिंग हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे? अगर आप A1/A2 करें और वो नॉट इक्वल्स टू B1/B2 आए, फॉर एग्जांपल मैं इसका एक एग्जांपल आपको लिख के दिखा देती हूँ। जैसे 2x + 4y इक्वल टू या -3 इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन है, ठीक है। और दूसरी मैं लिख देती हूँ 5x + 7y - 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब इसमें a क्या है, A1 क्या है 2, तो अगर हम 2 और A2 क्या है 5 करें, और यहाँ पर b क्या है 4 और B1 है 4 और B2 है 7, तो हमको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो इस कंडीशन में, अगर ऐसी कंडीशन आती है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तब दोनों लाइंस जो होती है वो इंटरसेक्टिंग होती हैं, ठीक है। तो उनको यहीं से चेक करके बता सकते हैं कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और इनका एक कॉमन सोल्यूशन होगा, सिर्फ एक ही कॉमन सोल्यूशन होगा। पैरेलल लाइन के केस में जब हम चेक करेंगे तो उसमें A1/A2 तो B1/B2 के इक्वल आ जाएगा, लेकिन नॉट इक्वल्स टू C1/C2 आएगा, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं आएगा। इसका भी एक एग्जांपल देके मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे देखिए 2x + 3y + 5 इक्वल्स टू 0, और यहाँ मैं लिख देती हूँ 4x + 6y - 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, अगर हम A1/A2 करेंगे तो क्या आएगा 2/4, और इधर B1/B2 करेंगे तो 3/6 आएगा। ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, तो ये दोनों इक्वल हो गए। A1/A2 इज इक्वल टू B1/A2। लेकिन जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, ये क्या आएगा 5/-7, तो ये नॉट इक्वल टू, ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों तो हैं। तो इस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि लाइंस जो होंगी वो पैरेलल होंगी। और तीसरी कंडीशन होती है जब तीनों ही इक्वल होते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। उस कंडीशन में लाइन जो होती हैं वो कोइंसाइड करती हैं, ओवरलैप करती हैं, और उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी कॉमन सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा कि लाइंस 3 तरीके की होती हैं, या तो मतलब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो 3 तरीके का होगा, या तो इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट। आपको पता है कि इंटरसेक्टिंग में इनका एक कॉमन सॉल्यूशन होगा और कोइंसिडेंस में इनके इनफाइनाइटली मैनी कॉमन सॉल्यूशन होंगे, मतलब सॉल्यूशन होंगे, कॉमन सॉल्यूशन यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, बस ये फ़र्क है यहाँ एक ही होगा, यहाँ बहुत सारे होंगे। तो इन दोनों ही केसेस में जो लाइंस की इक्वेशन होती है उनको कंसिस्टेंट कहते हैं। ये आता है कि चेक करो कि ये लीनियर इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है कि नहीं है। और अगर पैरेलल आती हैं तो पैरेलल में आपको पता है उनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में जो होती हैं वो इनकंसिस्टेंट होती हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ये पढ़ने के बाद आपको जो है लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करने के मेथड्स पढ़ने हैं, जिसमें आपको पहला पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा पढ़ना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और उसके बाद आपको इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी पढ़ना है। इसमें पहले एक मेथड और होता था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अब वो आपके सिलेबस से हट गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं को एक एक दो करके आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा।